नमस्कार दोस्तों। बाइडू चीन का गूगल कहा जाता है। उसका इंट्रोडक्शन करके आज की आई बुक, इंटरनेट पुस्तक, आई बुक का मतलब होता है, वो प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों। तो आज की आई बुक है चीन के सर्च इंजन गूगल। चीन का, चाइना का गूगल। हमने पूरी दुनिया का गूगल तो देखा है, लेकिन एक अलग गूगल कैसा है, चीन का गूगल सर्च इंजन चीन का, चीन के गूगल पर और पूरी दुनिया का एक अलग गूगल कैसा है, आइए जानते हैं इस पुस्तक में। तो दोस्तों पहला चैप्टर शुरू करते हैं। बाइडू का उदय कैसे हुआ। बाइडू पर ये आज की बुक है। तो बाइडू का उदय कैसे हुआ, हाउ वॉज बाइडू बिकम, बाइडू कैसे आया इस दुनिया में। जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कुछ नाम अपने आप ही सामने आते हैं। इनमें से एक है बाइडू, जिसमें अक्सर चीन का गूगल कहा जाता है इसको, बाइडू को। बाइडू न केवल एक सर्च इंजन है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी शक्ति है, ऐसी पावर है टेक्नोलॉजी की, जिसने चीन के डिजिटल परिदृश्य, डिजिटल पूरा का पूरा वातावरण था, डिजिटल जो संजोग थे, परिदृश्य को नया आकार दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई। इसकी कहानी एक सपने से शुरू हुई, जो साधारण परिस्थितियों में पनपा और विश्व के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। हमारा ये पहला चैप्टर, बाइडू की स्थापना, इसके संस्थापक रॉबिन ली यानहोंग कहा जाता है, उनको ली यानहोंग भी कहा जाता है। रॉबिन ली इसके फाउंडर बाइडू के, उनके दृष्टिकोण का मतलब होता है विजन, यानी तो उन्हें रॉबिन ली का विजन क्या था, और चीन के इंटरनेट युग के प्रारंभिक दिनों की पड़ताल करेंगे हम इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में। अब दोस्तों, बाइडू की स्थापना जनवरी साल 2000 में बीजिंग चाइना, वहां पर हुई थी। इसके पीछे थे रॉबिन ली और उनके को फाउंडर एरिक शू, जिनको शू योंग भी कहा जाता है। रॉबिन ली, जिन्हें आज एक दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी एजुकेशन पैकिंग यूनिट में पूरी की और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बफेलो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने सर्च इंजन टेक्नोलॉजी पर काम किया और रेंडेक्स नामक एक एल्गोरिथम डेवलप किया। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। रॉबिन ली जब अमेरिका पढ़ते थे तब उन्होंने रेंडेक्स नाम का एक एल्गोरिथम डेवलप किया, जो वेब पेज जो होते हैं उनको उनकी प्रासंगिकता, रिलेवेंसी के आधार पर रैंक करता था। यही टेक्नोलॉजी बाद में बाइडू की फाउंडेशन बनी दोस्तों। अब रॉबिन ली फाउंडर जो थे, उनका मानना था, उस वक्त मानना था, अब भी मानते होंगे, तो उनका मानना था कि इंटरनेट जानकारी को सुलभ बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जो इंटरनेट है वो जानकारी को सुलभ, आसान बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण कहो तब भी और माध्यम कहो तब भी एक शक्तिशाली माध्यम है। और वे इस दृष्टिकोण को चीन में लागू करना चाहते थे, अपने देश चीन में लागू करना चाहते थे इस दृष्टिकोण को, अपने विजन को। उस समय 1990 के दशक के अंत में चीन का इंटरनेट परिदृश्य मतलब हालात, इंटरनेट के हालात भी अपने प्रारंभिक चरण में थे। अब चीनी भाषा में सामग्री सीमित थी, बिल्कुल मटेरियल इंफॉर्मेशन सीमित थी, और वैश्विक खोज सर्च इंजन जो वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन थे, जैसे याहू और अल्टा विस्टा, चाइनीज जो उपयोगकर्ता थे, कंज्यूमर थे, उनकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। ये जो अल्टा विस्टा और याहू थे वो। अब चीनी भाषा की जटिलताएं, जैसे इसके अक्षरों, कैरेक्टर्स और संदर्भ निर्भर अर्थ, और एक ऐसी सर्च टेक्नोलॉजी की डिमांड करती थी चाइना की कंज्यूमर बेस, जो लोकल लेवल पर अनुकूलित होनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी चाइना में। तो रॉबिन ने इस अवसर को आइडेंटिफाई किया, पहचाना और बाइडू की स्थापना की, जिसका नाम एक प्राचीन सोंग राजवंश की कविता से प्रेरित था। सोंग राजवंश जो था उसकी एक कविता से प्रेरित था। इस कविता में बाइडू का अर्थ कहा गया है सैकड़ों बार खोज करना, कई बार खोज करना। बाइडू का मतलब ये होता है सैकड़ों बार खोज करना, जो ज्ञान की निरंतर खोज का प्रतीक है।
वैसे बायडू की शुरुआत आसान नहीं थी। कंपनी ने अपनी यात्रा 1.2 मिलियन बिलियन नहीं 1.2 मिलियन की प्रारंभिक बजट के साथ शुरू की, जो सिलिकॉन वैली की वेंचर फंड जैसे पेनिनसुला कैपिटल और इंटेग्रिटी पार्टनर उनसे प्राप्त हुई थी। ये कैपिटल जो पैसे उनको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आया था वो पेनिनसुला कैपिटल और इंटेग्रिटी पार्टनर से प्राप्त हुआ था ये पैसा। शुरुआती दिनों में बायडू ने अन्य चाइनीज पोर्टल जो थी जैसे सीना और सोहू उनके लिए सर्च सर्विसेज प्रदान की थी शुरुआत में। ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल था। लेकिन रॉबिन ली जो ली यानहोंग थे कंपनी के फाउंडर बायडू के, उनका सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वे एक स्वतंत्र सर्च इंजन बनाना चाहते थे जो चाइनीज यूजर्स को सीधे विश्व की जानकारी से जोड़ सके। इस दृष्टिकोण ने बायडू को एक अनूठी पहचान दी, आइडेंटिटी दी, अनूठी, वो भी अनूठी आइडेंटिटी दी और इसे वैश्विक टेक्नोलॉजी मंच की ओर अग्रसर किया। अब साल 2000 में के दशक की शुरुआत में, साल 2000 के दशक की शुरुआत में यानी साल 2000 से 2010 तक का समय, उसकी शुरुआत के सालों में बायडू ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। अब दोस्तों लोकप्रियता और फेमस यानी प्रसिद्धि और लोकप्रियता में बहुत अंतर होता है दोस्तों, डिफरेंट होता है। प्रसिद्ध यानी जो प्रसिद्ध होता है वो, और पॉपुलर यानी लोकप्रिय, लोगों को जो प्रिय होता है। इसलिए लोकप्रियता भी जरूरी है और प्रसिद्ध जो अपने आप आ जाती है जब लोकप्रियता आती है तब। तो इसकी ये तुरंत लोकप्रियता इसने हासिल की साल 2000 के दशक में। तो इसकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, लोकलाइजेशन स्ट्रेटेजी और यूजर से केंद्रित दृष्टिकोण ने इसे चीन के इंटरनेट कंज्यूमर के बीच पसंदीदा बनाया। आज बायडू न केवल एक सर्च इंजन है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में लीडर कंपनी है दोस्तों बायडू। दोस्तों इस अध्याय में बायडू की फाउंडेशन की कहानी को रेखांकित किया, मैंने जो बताया वो, जो एक व्यक्ति के दृष्टिकोण, एक व्यक्ति के विजन और एक उभरते हुए राष्ट्र की टेक्नोलॉजी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। आगामी अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे बायडू ने चुनौतियों का सामना किया और विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाई। अपनी पहचान बनाना वर्ल्ड लेवल पर कठिन चीज होती है दोस्तों, तो कैसे इसने किया बायडू कंपनी ने। तो दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। प्रारंभिक वर्ष बायडू के लिए चुनौतियां और अवसर का समय था। प्रारंभिक वर्ष, शुरुआत का समय बायडू के लिए चुनौतियों और अवसरों का समय था। बायडू की स्थापना के बाद का समय एक ऐसी यात्रा थी जिसमें सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए साहस, स्ट्रेटेजी और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। अब जो बायडू की स्थापना उसके बाद का समय एक ऐसी यात्रा थी जिसमें सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए साहस भी जरूरी था और स्ट्रेटेजी की जरूरत थी और दृढ़ संकल्प की बिल्कुल जरूरत थी। जनवरी साल 2000 में अपनी सफर की शुरुआत के बाद बायडू ने एक छोटी सी कंपनी के रूप में कार्य शुरू किया दोस्तों, जो चीनी इंटरनेट पोर्टलों के लिए सर्च सर्विसेज प्रदान करती थी। लेकिन रॉबिन ली यानहोंग का दृष्टिकोण, उनका विजन इससे कहीं अधिक विशाल और बड़ा था। वे बायडू को एक स्वतंत्र सर्च इंजन बनाना चाहते थे जो चीनी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करे, उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरे और वैश्विक जायंट को टक्कर दे सके। ये अध्याय हमारा बायडू के प्रारंभिक वर्षों की चुनौतियां, अवसर और स्ट्रेटेजिक निर्णयों की पड़ताल करता है। ये हमारा दूसरा अध्याय। इन संयोगों ने इसे एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी ताकत के रूप में बदल दिया दोस्तों। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर। मैंने इंट्रोडक्शन दी आपको दूसरे चैप्टर की। तो दोस्तों बायडू की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती थी कैपिटल की कमी, पैसों की कमी और बाजार में विश्वास स्थापित करना। ये दोनों चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी चुनौतियां तो ये थी। सबसे पहला तो पैसा और बाजार में अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट स्थापित करना, ये चिंताएं थी, मुसीबतें थी। साल 2000 में कंपनी ने आईडीजी टेक्नोलॉजी वेंचर और ड्रेपर फिशर जर्वेटसन जैसे इन्वेस्टर से 10 मिलियन की
अतिरिक्त फंडिंग जुटाई। ये फंडिंग बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने बायडू को अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए अवसर दिया था। इन पैसों ने, इन सारी ताकत ने, इन सपोर्ट ने। हालांकि निवेशकों के बीच इस बात को लेकर संशय था कि क्या बायडू एक स्वतंत्र सर्च इंजन के रूप में सफल हो पाएगा। ये एक शंका थी, संशय था। उस समय वैश्विक टेक जायंट जैसे गूगल और याहू चीन के बाजार में प्रवेश की तैयारी कर रहे थे और लोकल प्रतिस्पर्धी जैसे सोहू और सीना जो सर्च इंजन थे पहले से ही स्थापित थे और जिसमें बायडू एक तरफ था। रॉबिन ली ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने बायडू को एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेवा प्रोवाइडर के एक कस्टमर केंद्रित सर्च इंजन में बदलने का निर्णय लिया। ये एक जोखिम भरा कदम था क्योंकि इसके लिए न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन की आवश्यकता थी बल्कि कस्टमर का विश्वास जीतने की भी आवश्यकता थी। दोस्तों, बायडू ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को चीनी भाषा और संस्कृति, चाइनीज कल्चर और चाइनीज लैंग्वेज के अनुरूप एडजस्ट किया, जिससे गूगल जैसे वैश्विक खिलाड़ियों से अलग हो पाया है। गूगल जैसे वैश्विक खिलाड़ियों से अलग हो पाया है। इन सारी यूनिकनेस के कारण गूगल से अलग हो पाया ये बायडू। उदाहरण के लिए बायडू ने ऐसे एल्गोरिदम डेवलप किए जो चीनी भाषा की जटिलताओं जैसे समानार्थी शब्दों और क्षेत्रीय बोलियों को समझ सकते थे। बायडू की सफलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कंपनी ने पे पर क्लिक PPC विज्ञापन मॉडल को अपनाया। PPC विज्ञापन मॉडल यानी एडवर्टाइजमेंट मॉडल को अपनाया। ये मॉडल जो ओवरचर सर्विसेज जो प्रेरित था गूगल के एडवर्ड्स उससे पहले शुरू हुआ और बायडू के लिए इनाम का प्रमुख स्रोत बन गया। अब PPC यानी पे पर क्लिक ने व्यवसायों को सर्च रिजल्ट में एडवर्टाइजमेंट देने की सुविधा दी, जिसके लिए वे प्रति क्लिक पर क्लिक भुगतान करते थे, पर क्लिक पेमेंट करते थे। इस स्ट्रेटेजी ने बायडू को 2004 तक प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। दोस्तों, इस समय तक बायडू ने न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बल पर बल्कि यूजर्स केंद्रित दृष्टिकोण के कारण भी लोकप्रियता हासिल की थी। अब इन प्रारंभिक वर्षों में बायडू ने कई प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे बायडू पोस्ट बार एक सामुदायिक मंच था और बायडू MP3 सर्च जो उस समय चीनी यूजर्स के बीच बेहद लोकप्रिय था। इन प्रोडक्ट्स ने बायडू को एक खोज इंजन से अधिक एक डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया। हालांकि प्रतिस्पर्धा और टेक्निकल चुनौतियां बनी रही। गूगल के 2006 में चीन में प्रवेश हुआ 2006 में गूगल का, तो बायडू के लिए एक चुनौती पेश थी गूगल के प्रवेश में। लेकिन बायडू की लोकल विशेषज्ञता और तेज इनोवेशन ने इसे बाजार में लीडर बनाए रखा। बायडू के शुरुआती वर्ष एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटी सी कंपनी ने असंभव लगने वाली बाधाओं को पार किया। रॉबिन ली की नेतृत्व क्षमता, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और बाजार की गहरी समझ ने बायडू को एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान की। हमारा ये दूसरा अध्याय बायडू की उस यात्रा का उत्सव था जिसने इसे लोकल स्टार्टअप से वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर किया। अब शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, नैस्डैक पर बायडू की इन्वेस्टमेंट और एक वैश्विक मंच बायडू। तो दोस्तों, बायडू की कहानी में अगस्त 2005 एक ऐतिहासिक क्षण था जब कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, जिसको IPO कहा जाता है, उसके साथ वर्ल्ड स्टेज पर कदम रखा। इस बायडू कंपनी ने ये न केवल बायडू के लिए बल्कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए भी एक मील का पत्थर था, क्योंकि बायडू नैस्डैक की टॉप 100 में शामिल होने वाली पहली चाइनीज कंपनी बनी थी। दोस्तों, इस अध्याय में हम बायडू के IPO की कहानी, इसके फाइनेंशियल प्रभाव और वैश्विक पहचान की शुरुआत की पड़ताल करते हैं। जो रॉबिन ली यानहोंग कहा जाता है, उनको मैं बार बार कहूंगा ली यानहोंग, क्योंकि उनका उपनाम भी, निकनेम भी जरूरी है, और रॉबिन ली जो उनका ऑफिशियल नेम है वो भी जरूरी है।
तो उनकी दूरदर्शिता, दूर की सोच और कंपनी की स्ट्रेटेजिक ताकत का प्रतीक है, जो उनकी वैश्विक पहचान की शुरुआत की पड़ताल करते हैं। और बायडू का आईपीओ की कहानी इसके वित्तीय प्रभाव और वैश्विक पहचान की शुरुआत की पड़ताल करते हैं, जो रॉबिन ली की दूरदर्शिता यानी दूर के विजन और कंपनी की स्ट्रेटेजिक ताकत का प्रतीक है। साल 2005 तक बायडू ने चीन के सर्च इंजन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। कंपनी का पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट मॉडल और चीनी भाषा के लिए अनुकूलित सर्च टेक्नोलॉजी ने इसे लोकल यूजर्स के बीच लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन रॉबिन ली का सपना केवल चाइना तक सीमित नहीं था। वे बायडू को एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में स्थापित करना चाहते थे, जिसमें नेस्डेक पर एनलिस्टमेंट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। नेस्डेक पर एनलिस्टमेंट सूची वो क्या कहते हैं, एनलिस्टमेंट करवाना इस बड़े विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो कंपनी को कैपिटल यानी पैसे और विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान करने वाला था। अब 5 अगस्त 2005 को बायडू ने नेस्डेक पर अपने शेयर $27 की प्रारंभिक कीमत पर पेश किए थे। पहले दिन के कारोबार के अंत तक शेयर प्राइस बायडू के शेयर प्राइस $182.54 तक पहुंच गई थी, जो 354% तक की अभूतपूर्व वृद्धि थी। इस आईपीओ ने बायडू को 109 मिलियन की कैपिटल यानी पैसे जुटाने में मदद की और इसे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजरों में ला दिया। दोस्तों, ये उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ था और बायडू की सफलता ने वैश्विक निवेश जो इन्वेस्टर समुदाय था उसको चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमता पर विश्वास दिलाया। रॉबिन ली यानहोंग कंपनी के फाउंडर, जो उस समय केवल 36 वर्ष के थे, सिर्फ एक ही रात में दुनिया के टेक लीडर्स में गिने जाने लगे। इन पैसों का उपयोग बायडू ने अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किया। इन पैसों का उपयोग उदाहरण के लिए कंपनी ने बायडू पोस्ट बार और बायडू नोट जैसे प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया, जो कंज्यूमर के बीच सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाते थे। इसके अलावा बायडू ने अपने सर्च इंजन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए डेटा सेंटर स्थापित किए, जिससे सर्च रिजल्ट की गति और सटीकता में सुधार हुआ। अब नेस्डेक की एनलिस्टमेंट ने बायडू को केवल वित्तीय संसाधन ही नहीं बल्कि एक वैश्विक मंच भी प्रदान किया। ये वो समय था जब गूगल और याहू जैसे वैश्विक जायंट चीन के बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बायडू की इस उपलब्धि ने इसे इन प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। कंपनी ने अपनी लोकल विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बल पर न केवल चीनी बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा बल्कि अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स का विश्वास भी जीता। हालांकि इस सफलता के साथ नई जिम्मेदारियां भी आई। एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में बायडू को अब अपने शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह होना था। रॉबिन ली ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कंपनी को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जहां ये न केवल सर्च इंजन के रूप में बल्कि एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुई। ये अध्याय बायडू की उस यात्रा का उत्सव था जिसने इसे एक लोकल स्टार्टअप से वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में अग्रसर किया। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बायडू ने चीनी भाषा की शक्ति का उपयोग करके सर्च इंजन बाजार में अपनी श्रेष्ठता इंस्टॉल की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चौथा चैप्टर, सर्च इंजन की श्रेष्ठता और बायडू का चीनी भाषा में जादू। तो बायडू की सफलता का मूल मंत्र इसकी सर्च इंजन टेक्नोलॉजी में निहित है, जो चीनी भाषा और संस्कृति की गहरी समझ के साथ डेवलप की गई थी। जब बायडू ने साल 2000 में अपनी यात्रा शुरू की, तब इंटरनेट पर चीनी भाषा में सामग्री की खोज एक जटिल चुनौती थी। वैश्विक खोज इंजन सर्च इंजन पूरी दुनिया के जैसे गूगल और याहू चीनी अक्षरों कैरेक्टर्स की जटिलताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को पूरी तरह समझने में असमर्थ थे। दोस्तों, बायडू ने बस इसी कमी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला और एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो न केवल टेक्नोलॉजी रूप से एडवांस था बल्कि जानकारी को सुलभ भी बनाता था। ये अध्याय बायडू की टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता
और चीनी भाषा के जादू की कहानी है दोस्तों। चीनी भाषा विशेष रूप से सिंप्लीफाइड चाइनीज एक अपनी अनूठी संरचना, अपने अनूठे स्ट्रक्चर और जटिलता के लिए जानी जाती है। उदाहरण के लिए बाइडू ने बताया कि चीनी भाषा में मैं कहने के 38 से अधिक तरीके हैं, 38 से अधिक तरीके हैं मैं कहने के, यानी मैं ऐसा कहने के 38 तरीके हैं, जो क्षेत्रीय यानी लोकल और सांस्कृतिक भिन्नताओं पर निर्भर करते हैं। इस तरह की बारीकियों को समझने के लिए बाइडू ने प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग पर आधारित एडवांस एल्गोरिथम डेवलप किए। ये एल्गोरिथम चीनी पाठ के संदर्भ, समानार्थी शब्दों और बोलियों को समझने में सक्षम थे, जिससे खोज परिणामों की सटीकता और रिलेवेंसी यानी प्रासंगिकता में अभूतपूर्व सुधार हुआ। यही टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता बाइडू को अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से अलग करती थी। अब बाइडू के खोज परिणाम पृष्ठ यानी सर्च रिजल्ट पेज SERP कहा जाता है, वो भी अपने आप में एक इनोवेशन थे। पश्चिमी खोज सर्च इंजनों जैसे गूगल की तुलना में बाइडू के सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उस पर छवियों और थंबनेल का विशेष महत्व था। लगभग हर सर्च में दृश्य सामग्री को प्रायोरिटी दी जाती थी, जो चीनी उपयोगकर्ता के लिए एक समृद्ध और आकर्षक एक्सपीरियंस प्रदान करती थी। इसके अलावा बाइडू ने अपने स्वयं उनके खुद के प्रोडक्ट जैसे कि बाइडू एनसाइक्लोपीडिया, एक विकिपीडिया जैसा मंच, और बाइडू नोज एक सवाल जवाब का मंच, जो सर्च रिजल्ट में इंटीग्रेटेड किया गया। ये स्ट्रेटेजी न केवल उपयोगकर्ताओं को व्यापक जानकारी प्रदान करती थी, बल्कि बाइडू के डिजिटल इकोसिस्टम को भी मजबूत करती थी। साल 2018 तक बाइडू ने चीन के खोज इंजन बाजार में 68.5% हिस्सेदारी हासिल कर ली थी, जो इसकी निर्विवाद यानी अनडिस्प्यूटेड श्रेष्ठता का प्रमाण थी। ये उपलब्धि केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक सीमित नहीं थी। बाइडू ने यूजर्स केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शन के आधार पर निरंतर सुधार किया गया। उदाहरण के लिए बाइडू ने HTTPS को एक रैंकिंग सिग्नल के रूप में शामिल किया, जिससे सर्च इंजन रिजल्ट की सुरक्षा में वृद्धि हुई। साथ ही कंपनी ने अपनी सर्च टेक्नोलॉजी को मोबाइल उपकरणों के लिए एडजस्ट किया, क्योंकि 2000 के दशक के मध्य में यानी 2005 के आसपास मोबाइल इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। बाइडू की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी भी इसकी सफलता का एक प्रमुख स्तंभ थी। कंपनी ने अपने सर्च रिजल्ट में अधिकतम 6 विज्ञापनों को यानी 6 एडवर्टाइजमेंट को प्रदर्शित करने की नीति अपनाई, जो उपयोगकर्ता अनुभव, यूजर एक्सपीरियंस और विज्ञापन इंप्रेशन के बीच संतुलन बनाए रखती थी। ये पे पर क्लिक यानी PPC मॉडल, जिसे बाइडू ने 2001 में शुरू किया था, व्यवसायों के बिजनेसेस के लिए आकर्षक था एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, और कंपनी के इनकम में महत्वपूर्ण योगदान देता था। दोनों तरफ अच्छा था, बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजमेंट देने के लिए भी और कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए भी। तो इस स्ट्रेटेजी ने बाइडू को न केवल फाइनेंस रूप से मजबूत किया, बल्कि इसे उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों के बीच विश्वसनीय बनाया। अब बाइडू की चीनी भाषा में विशेषज्ञता एक्सपर्टीज ने इसे एक सांस्कृतिक मंच के रूप में भी स्थापित किया। ये केवल एक सर्च इंजन नहीं था, बल्कि चाइनीज लोगों के लिए ज्ञान का प्रवेश द्वार था। इसने लाखों लोगों को उनकी अपनी भाषा में विश्व की पूरी जानकारी तक पहुंचने का अवसर प्रदान किया, जिससे बाइडू ने न केवल बाजार हिस्सेदारी बल्कि उपयोगकर्ता यानी यूजर एक्सपीरियंस और विश्वास और निष्ठा भी अर्जित की। यह अध्याय बाइडू की टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक जीत का उत्सव है, जो इसे चीन का गूगल कहलाने योग्य बनाता है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बाइडू ने खोज से परे, सर्च से भी परे डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में कदम बढ़ाया। तो शुरू करते हैं 5वां चैप्टर, बाइडू का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन और जानकारी की खोज से परे बाइडू कंपनी। तो बाइडू की कहानी केवल एक सर्च इंजन की नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी की यात्रा है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का उपयोग करके एक व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप किया। साल 2005 में नेस्डैक पर अपनी ऐतिहासिक एनलिस्टमेंट के बाद बाइडू के पास पैसे और आत्मविश्वास दोनों थे,
जिसने इसे सर्च इंजन से आगे नए क्षेत्रों में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के फाउंडर रॉबिन ली यानहोंग, उनके नेतृत्व में बाइडू ने न केवल चीनी उपयोगकर्ताओं की इंफॉर्मेशन जरूरतों को पूरा किया, बल्कि उनकी दैनिक डिजिटल आवश्यकताओं को भी संबोधित किया। ये अध्याय बाइडू के डाइवर्सिफिकेशन की कहानी है, जिसमें इसने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के माध्यम से अपनी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया। अब बाइडू का डाइवर्सिफिकेशन तब शुरू हुआ जब कंपनी ने महसूस किया कि इंटरनेट यूजर्स की जरूरतें केवल सर्च तक सीमित नहीं है। साल 2000 के दशक के मध्य में जैसे जैसे चीन में इंटरनेट का उपयोग बढ़ा, चीन के यूजर्स डिजिटल मैप, सामुदायिक प्लेटफॉर्म, नॉलेज शेयर करने के प्लेटफॉर्म और मोबाइल सर्विसेज की डिमांड करने लगे थे। अब बाइडू ने इस अवसर को आइडेंटिफाई किया, पहचाना और कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो इनमें से कुछ प्रमुख प्रोडक्ट थे बाइडू एनसाइक्लोपीडिया, बाइडू मैप, बाइडू ऐप, बाइडू एप्लीकेशन का ऐप स्टोर कहा जाता है उसको, तो बाइडू ऐप और बाइडू वॉलेट। इन चारों प्रोडक्ट ने बाइडू को एक सर्च इंजन से एक मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में बदल दिया। अब दोस्तों, बाइडू एनसाइक्लोपीडिया जो 2006 में लॉन्च हुआ, एक विकिपीडिया जैसा मंच था, प्लेटफॉर्म था, जो चीनी यूजर्स को विश्वसनीय और व्यापक जानकारी प्रदान करता था। साल 2025 तक इसमें लाखों आर्टिकल शामिल थे, इसमें जो शिक्षा, इतिहास और संस्कृति जैसे विषयों को कवर करते थे। ये प्लेटफॉर्म्स बाइडू के सर्च रिजल्ट में प्रायोरिटी के साथ प्रदर्शित किए जाते थे, जिसमें यूजर्स को एक ही स्थान पर विश्वसनीय जानकारी मिलती थी। इसी तरह बाइडू नोज, बाइडू जिडाओ कहा जाता है, एक सवाल जवाब का मंच था, क्वेश्चन आंसर का मंच था, जिसने उपयोगकर्ताओं को सामुदायिक रूप से नॉलेज शेयर करने की सुविधा दी। ये प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रिय था जो व्यक्तिगत सलाह या विशेषज्ञता की तलाश में थे। तो बाइडू ने मोबाइल युग की शुरुआत को भी जल्दी पहचाना। साल 2011 में लॉन्च हुआ बाइडू ऐप, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सर्च, समाचार, वीडियो और अन्य सर्विसेज को इंटीग्रेट करता था। ये एप्लीकेशन चीनी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल गेटवे बन गया, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करता था। ये जो एप्लीकेशन था वो उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल गेटवे बन गया, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करता था। इसके अलावा बाइडू मैप्स जो 2005 में शुरू हुआ, जिसने नेविगेशन और स्थान आधारित यानी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में रिवॉल्यूशन ला दी थी। ये न केवल शहरों में नेविगेशन प्रदान करता था, बल्कि रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यवसायों की जानकारी भी देता था, जो उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए लाभकारी था। अब दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बाइडू ने कदम रखा। बाइडू वॉलेट जो 2014 में लॉन्च हुआ, एक मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म था, जिसने कंज्यूमर को ऑनलाइन खरीदारी, बिल पेमेंट और पैसे ट्रांजैक्शन की सुविधा दी। जैसे ये वॉलेट अलीपे और वीचेट पे जैसे प्रतिस्पर्धियों के साथ भी मुकाबला करता था। इसके अतिरिक्त बाइडू ने क्यूनर कहा जाता है, बाइडू ने क्यूनर एक ट्रैवल सर्च और बुकिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया, जिसने ट्रैवल इंडस्ट्री में इसकी उपस्थिति को मजबूत किया। इन क्यूनर ने तो बाइडू ने बाइडू यूनियन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट इकोसिस्टम को और एक्सपेंड किया। इकोसिस्टम क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। इकोसिस्टम निर्भरता वाली प्रोडक्ट होती है, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आपने फोन लिया तो उसकी घड़ी भी लेनी पड़ती है, इस प्रकार की इकोसिस्टम होती है दोस्तों। तो ये इकोसिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया। अब बाइडू यूनियन एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क था, जो थर्ड पार्टी के वेबसाइट्स को बाइडू के एडवर्टाइजमेंट मंच से जोड़ता था, जिससे इनकम शेयर किया जाता था। इस स्ट्रेटेजी ने बाइडू को न केवल कंज्यूमर बल्कि वेबसाइट मालिकों और व्यवसायों के बीच भी लोकप्रिय बनाया बाइडू की सर्विस को। अब बाइडू का डाइवर्सिफिकेशन केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं था, इसने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए निरंतर इनोवेशन किए। उदाहरण के लिए कंपनी ने अपने सर्च इंजन में भी वीडियो और इमेज सर्च को इंटीग्रेट किया, जो चीनी यूजर्स की दृश्य केंद्रित प्रायोरिटीज के अनुरूप था।
अब इस डाइवर्सिफिकेशन ने बायडू को एक सर्च इंजन से एक डिजिटल जीवन शैली मंच में बदल दिया, जो चीनी यूजर्स के लिए हर डिजिटल जरूरतों को पूरा करता था। हमारा ये अध्याय बायडू की उस महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है जिसने इसे एक टेक जायंट के रूप में स्थापित किया। अब अगले छठे चैप्टर में हम बायडू की एआई रिवॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिवॉल्यूशन और इसके भविष्य के दृष्टिकोण की पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं छठा चैप्टर, बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन और भविष्य की फाउंडेशन। ये है छठा चैप्टर। तो बायडू की यात्रा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत एक नए युग का प्रतीक थी, जिसने कंपनी को केवल एक सर्च इंजन से एक वैश्विक टेक्नोलॉजी इनोवेशन के केंद्र में बदल दिया। साल 2010 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया भर की टेक कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं को तलाश रही थी, तब बायडू ने इसे अपनी स्ट्रेटेजी का केंद्र बनाया। अब फाउंडर रॉबिन ली यानहोंग, उनकी दूरदर्शी, दूर की दृष्टि ने बायडू को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लीडर बनाया, जिसने न केवल कंपनी के भविष्य को आकार दिया, बल्कि चीन को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेतृत्व में लीडरशिप की दौड़ में उसने भी आगे बढ़ाया। ये अध्याय बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन, इसके प्रमुख मील के पत्थर और भविष्य के लिए इसकी फाउंडेशन की कहानी है हमारा ये अध्याय। तो बायडू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश तब शुरू हुआ जब रॉबिन ली ने 2010 में इसे कंपनी की दीर्घकालिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाया था। साल 2014 में बायडू ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जब इसने विश्व प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डॉक्टर एंड्रयू एनजी को अपना मुख्य साइंटिस्ट नियुक्त किया। अब एंड्रयू एनजी नाम के व्यक्ति, जो पहले गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने बायडू में आर्टिफिशियल अनुसंधान को गति दी। उसी वर्ष बायडू ने सिलिकॉन वैली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की, जिसने कंपनी को वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभाओं के साथ जोड़ा। इस प्रयोगशाला ने गहन शिक्षण यानी डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। कंपनी ने बायडू का सबसे उल्लेखनीय आर्टिफिशियल उत्पाद है प्रोडक्ट है एनी बोट, जो चीनी भाषा में चैट जीपीटी का समकक्ष है। इसे अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया और अक्टूबर 2023 में इसका एडवांस वर्जन एनी 4.0 को पेश किया गया। अब एनी बोट जो था उनका प्रोडक्ट एआई चैटबॉट, उसने चीनी भाषा की जटिलताओं को समझने और उपयोगकर्ता के साथ प्राकृतिक बातचीत करने की क्षमता के साथ यूजर्स का ध्यान आकर्षित किया था। दोस्तों, ये बायडू के सर्च इंजन, क्लाउड सर्विसेज और स्मार्ट डिवाइसेज में इंटीग्रेट किया गया, जिससे क्या हुआ कि यूजर्स एक्सपीरियंस में बिल्कुल रिवॉल्यूशन, बदलाव आया। साल 2019 में बायडू ने जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन यानी GLUE, उसमें पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाया जब इसने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्थान हासिल किया था। ये उपलब्धि बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता का प्रमाण थी। फिर भी बायडू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने विभिन्न अलग अलग प्रोडक्ट में लागू किया। उदाहरण के लिए बायडू क्लाउड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला विश्लेषण और डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान की, जो व्यवसायों के लिए डिजिटल परिवर्तन को सक्षम बनाती थी। अब ड्यूर ओएस, बायडू का एआई संचालित वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट स्पीकर, टीवी और अन्य उपकरणों में इंटीग्रेट किया गया इस एआई अर्नी बोट को, जो उपयोगकर्ताओं को आवाज के माध्यम से जानकारी और सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देता था। इसके अलावा बायडू ने हेल्थ केयर में एआई का उपयोग किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है हेल्थ केयर में, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक्स में, जिसने चीनी स्वास्थ्य क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा दिया। अब बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इसका खुले मंच का दृष्टिकोण। कंपनी ने पेडल एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया,
जिसे डेवलपर्स और व्यवसायी विश्व स्तर पर उपयोग कर सकते थे। इसने बायडू को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में एक केंद्रीय खिलाड़ी बनाया। साल 2025 तक बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने शिक्षा, फाइनेंस और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला, जिससे कंपनी की इनकम का एक बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित सेवाओं से आने लगा। हालांकि एआई रिवॉल्यूशन उसके साथ चुनौतियां भी थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन के साथ चुनौतियां भी थी, जैसे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा। सबसे पहली चीज तो विशेष रूप से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसे खिलाड़ियों से, जिन्होंने बायडू को निरंतर नए इनोवेशन के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों ने कंपनी पर दबाव डाला। फिर भी रॉबिन ली यानहोंग, उनकी दृष्टि और बायडू की टेक्नोलॉजी क्षमता ने इसे इन चुनौतियों से पार करने में सक्षम बनाया बायडू को। ये अध्याय बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन का उत्सव था, जिसने इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी दुनिया में एक लीडर के रूप में स्थापित किया। अब अगले चैप्टर में हम बायडू के सेल्फ ड्राइविंग प्रयासों और इसके अपोलो प्रोजेक्ट की पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अब शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, बायडू के सेल्फ ड्राइविंग और अपोलो का उदय। अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल और अपोलो क्या था, प्रोजेक्ट वो कौन सा, क्या था, काम क्या था, उसका उदय कैसे हुआ, उसके बारे में 7वें चैप्टर में जानते हैं। तो बायडू की टेक्नोलॉजी की यात्रा में सेल्फ ड्राइविंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसने इसे न केवल एक सर्च इंजन या एआई कंपनी के रूप में, बल्कि भविष्य की गतिशीलता यानी मोबिलिटी के अग्रदूत के रूप में स्थापित किया। साल 2010 के दशक में मध्य में जब विश्व भर में सेल्फ ड्राइविंग वाहनों की दौड़ शुरू हुई, तब बायडू ने अपने अपोलो प्रोजेक्ट के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा। यह प्रोजेक्ट न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का प्रतीक था, बल्कि बायडू की उस महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता था जो परिवहन के भविष्य को फिर से परिभाषित करना चाहती थी। ये अध्याय बायडू के सेल्फ ड्राइविंग प्रयासों, अपोलो की सफलताएं और वैश्विक प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ, उसकी कहानी है दोस्तों, है हमारा ये 7वां चैप्टर। तो बायडू ने साल 2013 में सेल्फ ड्राइविंग अनुसंधान शुरू किया, रिसर्च शुरू की सेल्फ ड्राइविंग के लिए, लेकिन 2017 में अपोलो प्लेटफॉर्म की खास शुरुआत ने इसे दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। अब अपोलो एक ओपन सोर्स सेल्फ ड्राइविंग प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स, वाहन निर्माताओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों को सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समाधान प्रदान करता है। दोस्तों, बायडू का दृष्टिकोण था कि सेल्फ ड्राइविंग को एक सहयोगी प्रयास बनाया जाए जिससे वैश्विक इनोवेशन को बढ़ावा मिले। 2025 तक अपोलो के पास 200 से अधिक पार्टनर थे, जिनमें BMW, फोर्ड, टोयोटा और एनवीडिया जैसी कंपनियां शामिल थी। ये मंच L2 आंशिक स्वायत्तता, पूर्ण स्वायत्तता नहीं, फुल सेल्फ ड्राइविंग नहीं, आंशिक यानी थोड़ी सेल्फ ड्राइविंग से L2 से L4, L2 का मतलब होता है आंशिक स्वायत्तता, आंशिक सेल्फ ड्राइविंग, और L4 का मतलब होता है पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग। वहां तक L2 से L4 तक के समाधान प्रदान करता था ये अपोलो, उनका जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो। बायडू ने अपोलो के तहत अपोलो गो अपनी सेल्फ ड्राइविंग हेलिंग सर्विस को 2020 में शुरू किया था। ये सर्विस चीन के 11 शहरों जैसे बीजिंग, शंघाई और वुहान में संचालित होती थी। अप्रैल 2024 तक अपोलो गो ने 60 लाख से अधिक ड्राइवरलेस राइड्स प्रदान की थी, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी सेल्फ ड्राइविंग हेलिंग सर्विसेज में से एक बनाता था। बायडू की टेक्नोलॉजी में लीडार, कैमरे और एआई संचालित सेंसर शामिल थे, जो जटिल शहरी वातावरण में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करते थे। कंपनी ने दावा किया कि उसकी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल टेक्नोलॉजी 99.99% से अधिक सटीकता के साथ बाधाओं का पता लगा सकती थी। बायडू की सेल्फ ड्राइविंग में इस सफलता का एक प्रमुख कारण इसकी एआई विशेषज्ञता थी। कंपनी ने अपने सर्च इंजन और अर्नी बोट में उपयोग की जाने वाली गहन शिक्षण डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी को अपोलो में अप्लाई किया। उदाहरण के लिए अपोलो का
प्रेजेंटेशन सिस्टम वास्तविक समय में पैदल यात्रियों, वाहनों और ट्रैफिक संकेतों को आइडेंटिफाई करता था, जबकि इसका प्रेडिक्शन सिस्टम दूसरे वाहनों के व्यवहार का अनुमान लगाता था। ये टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता बायडू ने टेस्ला, वाइमो और क्रूज जैसी वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के साथ मुकाबला करने में सक्षम बनाती थी। ये टेक्नोलॉजी बायडू को 2023 में बायडू को चार वैश्विक सेल्फ ड्राइविंग लीडर कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि बायडू के अपोलो की राह उतनी आसान नहीं थी। सेल्फ ड्राइविंग के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल, सुरक्षा चिंताएं और उच्च लागत जैसी चुनौतियां थी। चीन में बायडू को सख्त सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें डेटा प्राइवेसी और सड़क परीक्षण शामिल थे। फिर भी बायडू ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इनोवेशन और पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए कंपनी ने इंटेल और एनवीडिया जैसे उनके साथ सहयोग किया ताकि अपोलो के लिए हाई परफॉर्मेंस चिप्स विकसित किए जा सके, कंप्यूटर प्रोसेसर विकसित किए जा सके। इसके अलावा बायडू ने अपोलो गो को लागत प्रभावी बनाने के लिए छठी पीढ़ी के यानी 6G के रोबोटैक्सी को केवल $34,600 की लागत पर निर्मित किया। दोस्तों, बायडू का अपोलो प्रोजेक्ट न केवल टेक्नोलॉजी इनोवेशन का सिंबल है, बल्कि कंपनी की भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसने न केवल परिवहन को सुरक्षित और कुशल बनाया, बल्कि शहरी गतिशीलता यानी शहरी मोबिलिटी को भी फिर से परिभाषित करने की क्षमता भी दिखाई। अपोलो की सफलता ने बायडू को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी, जिसने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गतिशीलता यानी मोबिलिटी के क्षेत्र में लीडर कंपनी बनाया। ये अध्याय बायडू की उस महत्वाकांक्षा का उत्सव था जिसने सेल्फ ड्राइविंग के भविष्य को आकार दिया। अब अगले अध्याय में हम बायडू के सरकारी सहयोग और सेंसरशिप के जटिल रिश्तों की पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर है सरकारी सहयोग और सेंसरशिप के साथ बायडू का एक जटिल रिश्ता। तो दोस्तों, बायडू की सफलता की कहानी को समझने के लिए इसके चीनी सरकार के साथ संबंधों की पड़ताल करना आवश्यक है, जरूरी है। चीन में इंटरनेट का परिदृश्य सख्त सरकारी नियंत्रण और सरकारी नीतियों के अधीन है दोस्तों, और बायडू ने इस वातावरण में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से स्ट्रेटेजी के साथ काम किया है। इस सहयोग ने बायडू को घरेलू बाजार में प्रभुत्व हासिल करने में मदद की, लेकिन साथ ही सेंसरशिप और नैतिकता से जुड़े जटिल सवाल भी उठाए। हमारा ये अध्याय बायडू के सरकारी सहयोग, सेंसरशिप नीतियों के पालन और इसके वैश्विक और स्थानीय प्रभाव की कहानी, लोकल प्रभाव की और वैश्विक प्रभाव की कहानी है दोस्तों। जैसे चीन में इंटरनेट कंपनियों के लिए सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, फर्जियात है। बायडू ने इस वास्तविकता को जल्दी समझ लिया और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के साथ मिलकर एक सेंसरशिप सिस्टम विकसित किया जो संवेदनशील सामग्री को फिल्टर करता था। ये सिस्टम, जिसे अक्सर ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का हिस्सा माना जाता है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों जैसे तियानमेन स्क्वायर घटना या सरकार विरोधी सामग्री को सर्च रिजल्ट से हटाना था। बायडू की इस स्ट्रेटेजी ने इसे सरकार का विश्वास जीतने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को घरेलू बाजार में संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस और समर्थन प्राप्त हुआ सरकार से। यह सहयोग बायडू के लिए एक दो-धारी तलवार था। एक और इसने बायडू को वैश्विक प्रतिस्पर्धियों जैसे गूगल से बढ़त दी। 2006 में जब गूगल ने चीन में अपनी सर्विसेज शुरू की तो उसे सख्त सेंसरशिप नियमों का पालन करना पड़ा। गूगल ने साल 2010 में सेंसरशिप के खिलाफ अपनी नीति के कारण चीन से अपनी सर्च सर्विसेज वापस ले ली, जिससे बायडू को बाजार में एकाधिकार जैसा प्रभुत्व मिला, मोनोपोली हासिल हो गई। अब दूसरी ओर बायडू की सेंसरशिप नीतियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना को आकर्षित किया। साल 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बायडू के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। हालांकि यह मुकदमा खारिज कर दिया गया क्योंकि अमेरिकी अदालत ने माना कि बायडू का सेंसरशिप उसकी संपादकीय स्वतंत्रता का हिस्सा था। यानी पब्लिक कुछ भी करो, दिखेगा वही जो चीन की सरकार चाहती है। मामला एकदम साफ है दोस्तों।
बायडू के लिए सरकारी सहयोग केवल सेंसरशिप तक सीमित नहीं था। कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग परियोजनाओं में योगदान दिया था। उदाहरण के लिए बायडू को बीजिंग और अन्य शहरों में अपोलो गो के लिए सेल्फ ड्राइविंग परीक्षण की अनुमति दी गई, जो सरकार के स्मार्ट सिटी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लक्ष्यों के अनुरूप था। इस सहयोग ने बायडू को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान किया, यानी कंपटीशन में लाभ प्रदान किया, क्योंकि विदेशी कंपनियों को समान अप्रूवल प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। हालांकि सेंसरशिप ने बायडू की छवि पर कुछ हद तक प्रभाव डाला। उपयोगकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कंपनी पर पक्षपातपूर्ण सर्च रिजल्ट देने का आरोप लगाया। बायडू ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वह केवल स्थानीय यानी लोकल कानूनों का पालन करता है और कंज्यूमर को सर्वोत्तम एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फाउंडर रॉबिन ली यानहोंग, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात पर जोर दिया कि बायडू का लक्ष्य टेक्नोलॉजी इनोवेशन के माध्यम से कंज्यूमर की सेवा करना है, न कि राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देना। ये बायडू का काम नहीं है, ये उन्होंने ली यानहोंग ने स्पष्ट रूप से पब्लिकली कहा था। अब बायडू का सरकारी सहयोग और सेंसरशिप के साथ रिश्ता एक जटिल संतुलन का प्रतीक है। इसने कंपनी को चीन के विशाल बाजार में सफलता दिलाई, लेकिन साथ ही नैतिक और वैश्विक छवि से जुड़ी चुनौतियां भी पेश की। ये अध्याय बायडू की उस स्ट्रेटेजी को रेखांकित करता है जिसने इसे एक लोकल जायंट बनाया, लेकिन वैश्विक मंच पर सवालों का सामना करना पड़ा। अब अगले अध्याय में हम बायडू के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इसकी निरंतर वृद्धि की पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं 9वां चैप्टर, बायडू का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और निरंतर वृद्धि। ये है 9वां चैप्टर। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बायडू की सफलता की कहानी में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो इसकी स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता और बाजार में लचीलापन को दर्शाता है। एक छोटे स्टार्टअप से शुरू होकर बायडू ने न केवल चीन के सर्च इंजन बाजार में प्रभुत्व हासिल किया, बल्कि एक विविध यानी डाइवर्सिफाइड टेक कंपनी के रूप में अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को भी मजबूत किया। एडवर्टाइजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि ने बायडू को वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट के समकक्ष खड़ा किया। ये अध्याय बायडू के फाइनेंशियल विकास, इसकी पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता की पड़ताल करता है। बायडू कंपनी की फाइनेंशियल यात्रा 2004 में शुरू हुई, जब कंपनी ने अपने पे पर क्लिक PPC मॉडल, एडवर्टाइजमेंट मॉडल के माध्यम से पैसे कमाना शुरू किया। तब से 2004 से इसकी फाइनेंस की यात्रा शुरू हुई। साल 2005 में, अगले ही साल 2005 में नेस्डैक पर एनलिस्टमेंट के बाद बायडू ने कैपिटल के नए अवसरों का उपयोग किया, जिसने इसकी वृद्धि को गति दी। साल 2024 तक बायडू की वार्षिक इनकम का एक बड़ा हिस्सा इसके एडवर्टाइजमेंट व्यवसाय से आता था, जो इसके सर्च इंजन और बायडू ऐप जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित था। कंपनी ने अपनी इनकम को डाइवर्सिफाइड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज में भारी इन्वेस्टमेंट किया। उदाहरण के लिए बायडू क्लाउड ने व्यवसायों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले समाधान प्रदान किए, जिसने 2023 में इसकी क्लाउड सर्विसेज से इनकम में 20% की वृद्धि हुई। 2024 में बायडू ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उल्लेखनीय स्थिरता दिखाई थी। 2024 में कंपनी ने $1.7 बिलियन का शेयर रीपरचेज कार्यक्रम शुरू किया, जो निवेशकों के प्रति इसके आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता था। इसके अलावा बायडू की कुल इनकम 2023 में लगभग $19 बिलियन थी, जिसमें से एडवर्टाइजमेंट से आने वाली इनकम ने लगभग 16% योगदान 60% योगदान दिया, जबकि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड सर्विसेज में बचे 40% हिस्से में तेजी से वृद्धि की। अब 60% इनकम एडवर्टाइजमेंट के जरिए आई थी और 40% अन्य दूसरे विभाग से आई थी। अब बायडू की अपोलो गो सेल्फ ड्राइविंग हेलिंग सर्विस, उसने भी इनकम देने में योगदान शुरू किया कंपनी को, विशेष रूप से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में। इन आंकड़ों ने बायडू की फाइनेंशियल ताकत और इसके डाइवर्सिफिकेशन के प्रयासों की सफलता को रेखांकित किया।
अब दोस्तों बायडू ने स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। 2024 में कंपनी को S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक में शामिल किया गया, जो इसके पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी ESG प्रयासों को मान्यता देता था। इसके अतिरिक्त बायडू को फोर्ब्स चाइना ESG टॉप 50 लिस्ट में स्थान मिला, जो इसकी ग्रीन डेटा सेंटर पहल और एनर्जी एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को उजागर करता था। बायडू ने अपने डेटा सेंटरों में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाया, जिससे 2023 में कार्बन उत्सर्जन में 15% की कमी आई। इन प्रयासों ने न केवल बायडू की सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत किया, बल्कि इन्वेस्टर्स और उपयोगकर्ताओं के बीच इसकी छवि को भी बेहतर बनाया। हालांकि बायडू की फाइनेंस यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। चीन की घरेलू प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से अलीबाबा और टेंसेंट जैसे जायंट से, जिसने एडवर्टाइजमेंट और क्लाउड बाजार में दबाव डाला। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन ने भी कंपनी के लिए जोखिम पैदा किए। फिर भी बायडू ने अपनी अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट जारी रखा, जिसका हिस्सा 2023 में इसकी इनकम का लगभग 20% था। इस इन्वेस्टमेंट ने अर्नीबोट और एपोलो जैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जो दीर्घकालिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थे। अब बायडू का फाइनेंस परफॉर्मेंस इसकी स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसने न केवल अपने सर्च इंजन के माध्यम से स्थिर इनकम बनाए रखी, एक स्टेबल इनकम ही नहीं बनाए रखी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति मजबूत की। ये अजय बायडू की उस फाइनेंशियल ताकत का उत्सव था, जिसने इसे एक लोकल और गतिशील टेक जायंट कंपनी बनाया। अगले अध्याय में हम बायडू के वैश्विक विस्तार और इसकी अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं 10वां चैप्टर दोस्तों। बायडू का विस्तार यानी एक्सपेंशन और सीमाओं से परे, यानी चाइना की सीमाओं से परे। बायडू की कहानी भले ही चीन के डिजिटल परिदृश्य में गहरी जड़ें रखती हो, डिजिटल परिदृश्य में, चाइना के डिजिटल परिदृश्य में भले ही जड़ें रखती हो, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा ने इसे वर्ल्ड स्टेज पर, वैश्विक मंच पर ले जाने की कोशिश जरूर की। रॉबिन ली यानहोंग, फाउंडर कंपनी के, उनके नेतृत्व में बायडू ने अपने सर्च इंजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग इनोवेशन को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए कई प्रयास किए। हालांकि वैश्विक विस्तार की राह चुनौतियों से भरी थी, जिसमें डिफरेंस ऑफ कल्चर, प्रतिस्पर्धा और लोकल नियम शामिल थे। ये अध्याय बायडू के वैश्विक विस्तार के प्रयासों, इसकी उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं की पड़ताल करता है। दोस्तों, बायडू ने अपने वैश्विक विस्तार की शुरुआत साल 2000 के दशक के अंत में की थी। 2008 में कंपनी ने बायडू जापान लॉन्च किया, जो जापानी यूजर्स के कंज्यूमर के लिए एक सर्च इंजन था। जापान कंज्यूमर के लिए इस पहल का उद्देश्य था जापान के परिष्कृत इंटरनेट बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल करना। इस प्रयास का उद्देश्य था जापान के परिष्कृत इंटरनेट बाजार में अपनी हिस्सेदारी हासिल करना। हालांकि याहू जापान और गूगल जापान जैसे पहले से मौजूद खिलाड़ियों के सामने बायडू को सीमित सफलता मिली जापान में भी, और 2015 में इसने अपनी जापानी सर्च सर्विसेज बंद कर दी। 2015 में इसी तरह 2014 में बायडू ने ब्राजील में बायडू बिस्का लॉन्च किया। बिस्का नाम से एक सर्च इंजन लॉन्च किया, लेकिन लोकल यूजर्स की प्रायोरिटीज और गूगल के प्रभुत्व के कारण ये पहल भी ज्यादा प्रभाव छोड़ नहीं पाई। इन शुरुआती असफलताओं ने बायडू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि चीनी बाजार में सफलता की स्ट्रेटेजी को वैश्विक बाजारों में सीधे यथावत लागू करना कठिन थे। इसे सफलता नहीं मिलने वाली, ये उनको सबक सीखने को मिला। चीनी भाषा और संस्कृति के लिए अनुकूलित इसकी सर्च टेक्नोलॉजी अन्य भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में उतनी प्रभावी नहीं थी। इसके अलावा सेंसरशिप से जुड़ी बायडू की छवि ने कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यूजर्स और रेगुलेटरी यानी नियामकों के बीच संशय पैदा किया। फिर भी बायडू ने वैश्विक विस्तार के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित किया, जिसमें सर्च इंजन को छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। बायडू की वैश्विक स्ट्रेटेजी में एपोलो प्लेटफॉर्म और पेडल जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एपोलो जो 2017 में लॉन्च हुआ था, उसने वैश्विक ऑटोमोटिव कंपनियों जैसे BMW, फोर्ड और टोयोटा के साथ पार्टनरशिप की, जिसने बायडू को सेल्फ ड्राइविंग के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली। इसके कारण साल 2025 तक एपोलो के 200 से अधिक वैश्विक पार्टनर थे, जो इसके मंच की, इसके प्लेटफॉर्म की सार्वभौमिक अपील को दर्शाता था। इसी तरह पेडल एक ओपन सोर्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसने विश्व भर के डेवलपर्स को आकर्षित किया, जिससे बायडू का AI इकोसिस्टम मजबूत हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट का इकोसिस्टम मजबूत हुआ। अब बायडू ने अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी वैश्विक उपस्थिति स्थापित की। साल 2014 में कंपनी ने सिलिकॉन वैली में एक AI अनुसंधान प्रयोगशाला खोली, जो वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करती थी। इसके अलावा बायडू ने सिंगापुर और अन्य देशों में कार्यालय स्थापित किए, जो इसके क्लाउड और AI समाधानों को क्षेत्रीय बाजारों में ले जाते थे। इन प्रयासों ने बायडू को टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, भले ही इसका सर्च इंजन मुख्य रूप से चीन तक सीमित रहा। अब वैश्विक विस्तार की चुनौतियों के बावजूद बायडू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग में प्रगति ने भविष्य के लिए आशाजनक अवसर खोले। 2025 में बायडू ने अपने एपोलो गो मॉडल को साउथ ईस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में ले जाने की योजना बनाई थी। ये अध्याय बायडू की वैश्विक महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है, जो इसकी सीमाओं से परे सोचने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बायडू लोकल जरूरतों को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है और लोकल सर्विस को कितनी अच्छी तरह दे पाता है, उस पर निर्भर करती है इसकी सफलता। अब अगले अध्याय में हम बायडू की प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता यानी मोबिलिटी की पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो 11वां चैप्टर, जिसमें प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों के बीच बायडू की बाजार में गतिशीलता, बाजार में मोबिलिटी। तो बायडू की सफलता की कहानी में प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां एक ऐसी वास्तविकता है, एक ऐसी हकीकत है, जिन्होंने कंपनी को निरंतर इनोवेशन और अनुकूलन के लिए प्रेरित किया। चीन के डिजिटल परिदृश्य में एक जायंट के रूप में स्थापित होने के बावजूद बायडू को घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा जोखिम, रेगुलेशन का दबाव और कंज्यूमर व्यवहार में बदलाव जैसे मुद्दों ने कंपनी के लिए नई चुनौतियां पेश की। ये अध्याय बायडू के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, इसकी स्ट्रेटजी और बाजार में गतिशीलता से निपटने की इसकी क्षमता की पड़ताल करता है। अब चीन में बायडू का मुख्य मुकाबला अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट डांस जैसे टेक्नोलॉजी दिग्गजों से है। अलीबाबा का यूसी ब्राउजर और टेंसेंट का वीचैट जैसे मंच जैसे प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूजर्स को वैकल्पिक यानी ऑप्शन में खोज सर्च करना और सामग्री सर्विसेज प्रदान करते हैं, जो बाजार में बायडू के सर्च इंजन की हिस्सेदारी को चुनौती देते हैं। इसके अलावा सोगो, जो टेंसेंट के समर्थन से संचालित होता है, वो एक और महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी है। इन कंपनियों ने अपने इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम जैसे वीचैट का सुपर ऐप मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। 2024 में बायडू की सर्च बाजार हिस्सेदारी 68% थी, लेकिन बाइट डांस के ड्यूइंग इन जैसे मंचों को, इन जैसे प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता ने कंज्यूमर ध्यान को प्रभावित किया। वैश्विक स्तर पर बायडू को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे जायंट से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में। गूगल की सर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जैसे गूगल का बार्ड BARD और माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट का, ये दोनों बायडू के लिए बेंचमार्क है। हालांकि बायडू की चीनी बाजार में गहरी पेंट और स्थानीय विशेषज्ञता ने इसे घरेलू बाजार पर एक मजबूत स्थिति दी। फिर भी वैश्विक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में बायडू को अपने अर्नीबॉट और पेडल जैसे प्लेटफॉर्म को और अधिक इनोवेशन के साथ मजबूत करना पड़ना। दोस्तों, बायडू के लिए साइबर सुरक्षा एक और प्रमुख चुनौती रही। 2020 में बायडू को डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिसने उपयोगकर्ता विश्वास को प्रभावित किया था, जिसने
जिसने उपयोगकर्ता यानी कंज्यूमर विश्वास को प्रभावित किया था। कंपनी ने इसके जवाब में अपनी साइबर सुरक्षा नीतियों को मजबूत किया, जिसमें डेटा एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी प्रोटोकॉल शामिल थे। इसके अलावा चीनी सरकार के सख्त डेटा संरक्षण कानूनों जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ (PIPL), जिसने बायडू पर अनुपालन का दबाव बढ़ाया। इन नियमों ने कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी और प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने के लिए मजबूर किया, जिससे लागत भी अपने आप बढ़ी। उपयोगकर्ता व्यवहार में बदलाव ने भी बायडू के लिए चुनौतियां पेश की। साल 2020 के दशक में चीनी उपयोगकर्ता तेजी से बीइंग और वीचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर सीधे सर्च करने लगे, जिसने पारंपरिक सर्च इंजनों की रिलेवेंट प्रासंगिकता कम हुई। इसके कारण बायडू ने इस चुनौती का जवाब अपने बायडू ऐप को एक सुपर ऐप के रूप में विकसित करके दिया, जिसमें सर्च, समाचार, वीडियो और ई-कॉमर्स इंटीग्रेटेड थे। इसके अलावा कंपनी ने छोटे फॉर्मेट वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट किया ताकि युवा यूजर्स को आकर्षित किया जा सके। अब बायडू ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए इंटेल और एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप ने एपोलो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया। इसके अलावा बायडू ने अपनी अनुसंधान और विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा, जो 2023 में इसकी इनकम का लगभग 20% था। 20% हिस्सा इनकम में से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता था। ये इन्वेस्टमेंट अर्नीबोट और एपोलो गो जैसे प्रोडक्ट को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में महत्वपूर्ण था। बायडू की प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता इसकी अनुकूलनशीलता और स्ट्रेटेजिक सोच को दर्शाती है। इसने न केवल घरेलू बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिकता बनाए रखी। ये अध्याय बायडू की उस फ्लेक्सिबिलिटी की कहानी है जिसने इसे टेक्नोलॉजी परिदृश्य की गतिशीलता में जीवित रखा और समृद्ध बनाए रखा। अब अगले अध्याय, आखिरी अध्याय में हम बायडू की भविष्य की दृष्टि दृष्टि का मतलब होता है विजन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसकी योजनाओं की पड़ताल करेंगे। तो शुरू करते हैं आखिरी 12वां चैप्टर। तो 12वां चैप्टर है बायडू की भविष्य की दृष्टि AI से आगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे। बायडू की कहानी एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू होकर एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट तक की यात्रा है, जो इनोवेशन, दृढ़ता और दूरदर्शिता का प्रतीक है, दूर की दृष्टि का प्रतीक है। 2025 में बायडू न केवल चीन के डिजिटल परिदृश्य का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भविष्य को आकार देने के लिए भी तैयार है। अब रॉबिन ली, कंपनी के फाउंडर, ली यान होंग उनको कहा जाता है, उनकी दृष्टि, उनके विजन ने बायडू को एक AI फर्स्ट कंपनी के रूप में स्थापित किया, जिसका प्रभाव अब सीमाओं से परे जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। ये अंतिम अध्याय बायडू की भविष्य की योजनाओं, इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी स्थायी विरासत, इसकी लेगेसी की पड़ताल करता है। तो रॉबिन ली ने 2020 के दशक की शुरुआत में अनाउंसमेंट किया था कि बायडू का भविष्य AI पर केंद्रित होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। 5 साल में 2025 तक ये दृष्टिकोण वास्तविकता बन चुका है। दोस्तों, अर्नीबोट बायडू का AI चैटबॉट आज चीनी भाषा में यूजर एक्सपीरियंस को फिर से परिभाषित कर रहा है। अब अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुए अर्नी 4.0 ने अपनी एडवांस प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ वैश्विक पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। बायडू कंपनी की योजना है कि 2025 के अंत तक अर्नीबोट को इसके सर्च इंजन, बायडू ऐप और ड्यूअल OS जैसे प्लेटफॉर्म में और अधिक इंटीग्रेट किया जाए, जिससे उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत और सहज अनुभव मिले। इसके अलावा पेडल बायडू का ओपन सोर्स डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म दुनिया भर के डेवलपर्स के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जो बायडू के वैश्विक AI इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ ड्राइविंग में बायडू का एपोलो प्लेटफॉर्म भविष्य की गतिशीलता का नेतृत्व कर रहा है। अप्रैल 2024 तक एपोलो गो ने 60 लाख से अधिक ड्राइवरलेस राइड्स प्रदान की थी और कंपनी की योजना 2025 में इसे और अधिक चीनी शहरों
और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करने की है। बायडू का लक्ष्य है कि वो लागत प्रभावी रोबोटैक्सी के माध्यम से सेल्फ ड्राइविंग को बड़े पैमाने पर सुलभ बनाएगा। इसके लिए कंपनी ने अपनी छठी पीढ़ी यानी सिक्स्थ जनरेशन के रोबोटैक्सी को केवल $34,600 में निर्मित किया, जो टेस्ला और वायमो जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा और लागत में प्रभावी है। एपोलो की ओपन सोर्स प्रकृति ने इसे 200 से अधिक वैश्विक पार्टनर्स के साथ जोड़ा, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बायडू की स्थिति को और मजबूत करता है। बायडू क्लाउड भविष्य में कंपनी की वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। 2024 में बायडू क्लाउड ने व्यवसायों के लिए AI संचालित समाधान प्रदान करने में 20% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 तक ये क्लाउड बाजार में अलीबाबा और टेंसेंट के साथ और अधिक प्रतिस्पर्धा करे। इसके अलावा बायडू ने हेल्थ केयर, शिक्षा और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में AI के उपयोग को बढ़ाने की योजना बनाई है, जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को बढ़ावा देगा। हालांकि बायडू का भविष्य चुनौतियों से मुक्त नहीं है। वैश्विक स्तर पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI जैसी प्रतिस्पर्धी AI और क्लाउड क्षेत्र में दबाव डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड के बाजार क्षेत्र में दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और नैतिक AI उपयोग जैसे मुद्दे बायडू के लिए निरंतर ध्यान लेने के विषय रहेंगे। फिर भी रॉबिन ली यानहोंग, इनका मानना है कि बायडू की स्थानीय यानी लोकल विशेषज्ञता और वैश्विक इनोवेशन की क्षमता इसे इन चुनौतियों से पार पाने में सक्षम बनाएगी। बायडू की कहानी एक ऐसी कंपनी की कहानी है जिसने एक सोंग राजवंश की कविता से प्रेरणा लेकर बायडू बनाया और ज्ञान की खोज को सुलभ बनाया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसने न केवल चीनी कंज्यूमर के लिए डिजिटल दुनिया को बदला, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाया। बायडू की विरासत, बायडू की लेगेसी, द लेगेसी ऑफ बायडू, इनोवेशन, अनुकूलन और मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता में निहित है। दोस्तों, मानव जीवन को बेहतर बनाने, इनोवेशन और अनुकूलनशीलता में इसकी सफलता, इसकी विरासत, सब कुछ उसमें निहित है। जैसे जैसे ये भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, बायडू टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का एक चमकता मार्गदर्शक रहेगा, जो दुनिया को और अधिक जोड़कर और बुद्धिमान बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी बायडू की iBook मेरी जो मैंने बनाई है वो, और आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। और बुक्स मेरी अच्छी लगती है सुनने की, वीडियो बुक कहो, iBook कहो, जो कहो वो। तो दोस्तों, जुड़े रहना, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो दिल की गहराई के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।